नमस्कार दोस्तों। कृषि के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। कृषि यानी एग्रीकल्चर। हम लोग जब अपनी प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में, तो वहाँ पर भी जब खुदाई में कई स्थानों पर कहीं चावल के दाने, कहीं पर जौ, कहीं पर कुछ न कुछ अवशेष प्राप्त हुआ, तो उससे लगता है कि ये कृषि का प्रारंभ बहुत प्राचीन काल से ही है, मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही माना जाता है। कृषि यानी एग्रीकल्चर, इस चैप्टर को हम लोग 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, शायद ध्यान में होगा। थोड़ा सा अगर आप बैक होंगे 7th क्लास में तो आपके ध्यान में आएगा, वहाँ पर एग्रीकल्चर की मीनिंग बताई है। उसको मैंने इसमें नोट्स में डाला है ताकि थोड़ा सा आपके ध्यान में आए। एग्रीकल्चर वर्ड कम्स फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। फर्स्ट इज एगर एंड सेकंड इज कल्चर। एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी फील्ड में कल्टीवेशन करना, इसको एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि कहते हैं। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, यानी भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में व्यस्त है, संलग्न है। और हम सभी जानते भी हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडियन एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, और जो भारतीय कृषि है वो भारतीय उद्योगों को बूस्टअप करती है, अर्थात बहुत सारे उद्योग हमारी कृषि पर निर्भर हैं। बहुत सारे जो बहुसंख्यक जनसंख्या है उसको रोज़गार भी इस कृषि से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे जब हम इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें जो फर्स्ट सेक्टर है, जो प्राथमिक क्षेत्रक है, वो कृषि से संबंधित ही है, उत्पादन से ही संबंधित है। 7th में टाइप ऑफ फार्मिंग बताया गया था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें तो उस मेन जो मेजर टाइप ऑफ फार्मिंग है उसको इसमें डिस्कस किया गया अपने इस चैप्टर में। पहला है अरेबिल, सेकंड सब्सिस्टेंस, थर्ड कमर्शियल, फोर्थ मिक्स्ड और फिफ्थ आपका प्लांटेशन। ये सारे टाइप ऑफ फार्मिंग है। सब्सिस्टेंस में इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव को ही इसमें डिस्कस किया गया है। प्रिमिटिव जो प्रचलित रीति, परंपरागत रीति है, जिस अपने पुराने यंत्रों के द्वारा, हलों के द्वारा कृषि जो किसान करता है उसको प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव में भी दो है, शिफ्टिंग है, नोमैडिक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग जानते ही हैं कि मोस्टली फॉरेस्ट एरिया में किया जाता है, और उसमें क्या होता है कि एक स्थान के पेड़ को काट कर ज़मीन को साफ करके उन पेड़ों को जला करके और वहाँ पर कृषि की जाती है। 1-2 वर्ष तक कृषि होती है और फिर 2 वर्षों के बाद फिर नेक्स्ट जो प्लेस है उस पर लोग एग्रीकल्चर करने लगते हैं, कल्टीवेशन करने लगते हैं। तो इस तरह की कृषि को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। नोमैडिक है। कॉमर्शियल में दो तरह का कल्टीवेशन होता है, लिव स्टॉक और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। मिक्स्ड में हम लोग जानते हैं कि जैसे आपका फिश फार्मिंग है ना, मछली पालन है या पशुपालन है, कृषि के साथ साथ उसको मिक्स्ड कहते हैं। और प्लांटेशन मतलब रोपड़ कृषि।
तो ये टाइप ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक है, 3 क्रॉप सीजन्स, रबी सीजन इन विंटर। सो अक्टूबर दिसंबर इसमें जो है बुआई की जाती है, और जो उसकी कटाई जो होती है, हार्वेस्टिंग जो होती है, वो अप्रैल जून में होती है, अप्रैल से जून तक। क्रॉप्स जैसे कि वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सारा रबी में आता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं कि किसी राज्य में तो रबी में आती हैं, किसी में खरीफ में। वो अभी हम पहले इस टाइप को देखने के बाद पढ़ेंगे। सेकंड है खरीफ। खरीफ की बुआई रेनी सीजन में होता है, जून से जुलाई में, और इसकी जो कटाई है वो सितंबर अक्टूबर में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉप्स पैडी, मतलब मूंजी जिसको कहते हैं, मूंजी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर जिसको कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ये सारी हमारी खरीफ क्रॉप्स है। जायद थर्ड है। जायद जो फसल है, जायद जो क्रॉप है, वो रबी और खरीफ के बीच में जो टाइमिंग होता है उसमें बोई जाती है। सो इन द रबी एंड खरीफ सीजन, शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ, क्रॉप्स वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल एंड फूडर क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स मीन्स जिसका यूज़ हम खाने में भी करते हैं और चारे के रूप में भी करते हैं। तो इस तरह से ये 3 क्रॉप सीजन होते हैं। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हमारी, ये थर्ड मेन जो है आपका टॉपिक रहने वाला है। मेजर क्रॉप्स में फर्स्ट है राइस, इसको स्टेपल फूड क्रॉप भी कहते हैं, खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती है ये, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत वर्ल्ड में। दूसरी जो मेजर है वो वीट है, गेहूँ, मेन फूड क्रॉप, रबी क्रॉप है ये, और 2 क्षेत्र हैं इसके उत्पादन के। पहला है गंगा सतलुज प्लेन, और दूसरा है ब्लैक सॉयल रीजन, यानी डेक्कन प्लेट्यू वाला। मेजर स्टेट पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। मिलेट्स, कोर्स ग्रेन जिसको मोटा अनाज कहा जाता है, दे हैव मच न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें बहुत अधिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। मेज़, बोथ यूज फूड एंड फूडर, इट्स खरीफ क्रॉप बट इन बिहार रबी। मैंने बताया था ना, कुछ फसलें ऐसी है कि कहीं पर खरीफ होती है, कहीं पर रबी होती हैं। तो इस तरह से मेज़ कर्नाटक में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। पल्सेस, दालें, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये दाल की फसलें ऐसी होती हैं जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाती हैं, बढ़ाती हैं। फसल चक्र में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है शुगर केन, उसके बाद है ऑयल सीड्स। ये जो मैंने चार्ट दिया आप लोगों को, इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को ये मालूम चले कि अगर आप इस चार्ट को आप लर्न कर लेते हैं तो उससे आप एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे राइस, तो राइस खरीफ क्रॉप है, इसको दूसरी तरह से स्टेपल फूड के नाम से जाना जाता है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है टेम्परेचर होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होना चाहिए, और इसका उत्पादन जो है एलुवियल सॉइल में होता है, और सबसे अधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, उसके बाद असम में। विश्व में सबसे अधिक चाइना में इसका उत्पादन होता है, उसके बाद सेकंड इंडिया है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन हो गया आपको। तो इस तरह से मैंने बहुत जो मेजर क्रॉप्स हैं उन सभी का यहाँ दिया हुआ है। इसको अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए जो क्लाइमेटिक जो क्वेश्चन होंगे इस क्रॉप से रिलेटेड, उसका आप आंसर ईजिली दे सकते हैं। अब हम आगे आते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए
ये थोड़ा सा नोट्स मैंने तैयार किया है। जो हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बातचीत किया था, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से उसको पहचाना जाता है। इसको झूम की खेती भी कहा जाता है। जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ झूम बोला जाता है। अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है। इसको स्लेश एंड बर्न भी कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न, जला करके राख कर दिया जाता है और उस राख को बिखेर दिया जाता है। उस राख को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर खेती की जाती है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका मिल्पा के नाम से, वेनेजुएला में कोनुको के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से, और मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से, इंडोनेशिया, लद्दाख, वियतनाम में रे के नाम से। तो ये सारे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम। ऐसे भारत में मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोदू, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिम घाट में कुमारी, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर प्रदेश में झूम। इस तरह से ये अलग अलग नाम। अब हम आते हैं कृषि के प्रकार के बारे में। बुक का पेज नंबर 37 है। इसमें सबसे पहले दिया है गहन कृषि। गहन कृषि किसे कहते हैं? गहन कृषि उसे कहते हैं जहाँ पर अधिसंख्यक जनसंख्या निवास करती है और भूमि कम होती है और उस भूमि पर काफ़ी अधिक उस जनसंख्या के लिए अन्न उत्पादन करने का दबाव होता है और उस कृषि में अधिकतम रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कृषि को गहन कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला है जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि यानी वो कृषि जो जीवन निर्वाह करने के लिए की जाती है। और इस प्रकार की जो कृषि है मुख्य रूप से जो भारतीय मानसून है उस पर निर्भर करती है, यानी जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं उस पर निर्भर करती है। उसके द्वारा जो है कृषि होती है, उसको जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। थर्ड जो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य लगते ही ये समझ में आ जाना चाहिए हम लोगों के कि जिस फसल का उत्पादन हम धन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं वो वाणिज्यिक कृषि है, चाहे वो कोई भी फसल क्यों ना हो। कुछ राज्यों में चावल और गेहूं मुख्य रूप से वाणिज्यिक कृषि है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सी फसल वाणिज्यिक होगी। जिस फसल का उत्पादन धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है वो वाणिज्यिक कृषि है। जो रोपण कृषि है, प्लांटेशन, जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, वो भी एक तरह से वाणिज्यिक कृषि ही है, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में किया जाता है और नगदी प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। तो ऐसी रोपण कृषि को भी हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे भारत में चाय का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन, रबड़ का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन, केले का उत्पादन, पपीते का उत्पादन, सेब का उत्पादन, ये सारी कुछ रोपण फसलें हैं और ये वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से हमारी 3 प्रकार की फसलें हुई, कृषि हुई, जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि। आगे चलते हैं हम लोग। एक हमारा आता है शस्य प्रारूप या शस्य ऋतुएं। अभी जो हमने नोट्स ऊपर दिखाए थे उसमें हमने चर्चा किया था कि 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। उसमें हमने रबी, खरीफ और जायद
रबी अक्टूबर से दिसंबर में उसकी बुआई होती है, अप्रैल में कटाई होती है। मुख्य रूप से गेहूँ, चना, जौ, मटर। खरीफ में जून जुलाई यानी रेनी सीजन, बारिश के मौसम में उसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में उसकी कटाई हो जाती है। जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, तुर आदि। जायद जो है वो रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है उसमें बोई जाती है। बहुत शॉर्ट टाइम होता है, बहुत छोटा समय होता है, कम समय होता है, और उसमें इनका उत्पादन किया जाता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, जब गर्मी के दिनों में ये सारी चीज़ अधिक अधिक बिकती हैं। कहीं पर तरबूज दिखाई देगा, कहीं पर खरबूज दिखाई देगा, कहीं पर ककड़ी दिखाई देगी, कहीं पर खीरा दिखाई देगा, कहीं पर फूट एक आता है इसी तरह का वो दिखाई देगा। यानी जितनी, क्योंकि उस समय हमारे शरीर को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती, और ये सारे फल, ये फसलें जब हम इनको खाते हैं तो हमारे शरीर में जल की कमी को पूरा करते हैं। तो देखिए, प्रकृति ने भी उसी तरह से फसल चक्र बनाया है या फसलों को बनाया है, ईश्वर ने दिया है हम लोगों को कि सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार हमारे शरीर को जल की, प्रोटीन की, इन सब चीज़ों की पूर्ति होती रहे। तो इस तरह रबी और खरीफ के बीच में, गर्मी के दिनों में जब कोई फसल नहीं होती है तो इन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसे हम जायद कृषि के नाम से जानते हैं। ये सारे जैसे मैंने ऊपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिया था, वैसे ही आप लोगों के लिए कि कौन सी फसल को किस प्रकार की फसल कहते हैं, उस फसल के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, प्रथम राज्य कौन सा है, उस फसल के उत्पादन में तापमान कितने डिग्री चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि चावल उत्पादन की जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए, वो बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये किसी न किसी तरह से। तो उसमें बता सकते हैं हम कि चावल एक प्रकार से खरीफ की फसल है, इसके लिए 25 डिग्री से ऊपर तापमान चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, और जलोढ़ मिट्टी में इसकी पैदावार होती है। और चावल उत्पादन में पूरे विश्व में चीन प्रथम है, दूसरा स्थान भारत का आता है, और राज्यों में पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में सबसे आगे है। इसी प्रकार से गेहूँ रबी की फसल के अंतर्गत आता है, पंजाब में सर्वाधिक पैदा होता है, ये भी जलोढ़ मिट्टी में होता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप लोग अगर तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो जाएगा, अलग से आपको उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ये एक भूदान आंदोलन, जिसको महात्मा गांधी जी के शिष्य विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, इस भूदान आंदोलन के अंतर्गत बड़े बड़े जमींदारों से भूमि दान में लेकर, और उनको जो भूमिहीन किसान हैं उनमें वितरित कर देते थे। इसको भूदान आंदोलन कहा गया। और जो जमींदार जिन्होंने पूरा गांव का गांव उनको दान दे दिया, पूरा गांव ही, उसको ग्राम दान कहा जाता है। और इस दोनों प्रकार के आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा कृषि सुधार, सरकार के द्वारा कृषि सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं, वो सारा सरकार के द्वारा किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए, जब विद्यार्थी निकलें, स्टूडेंट निकलें कृषि को पढ़कर समझकर, तो उसके लिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें नए नए अनुसंधान, रिसर्च किए जाते हैं कृषि के क्षेत्र में। नए नए बीजों का विकास किया जाता है, नए नए जैविक खादों का विकास किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाए, अधिक फसल प्राप्त हो हमें। बागवानी का विकास के लिए अलग अलग प्रोग्राम भारत सरकार ने चला रखे हैं।
पशु प्रजनन केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, जहाँ पर कि उच्च क्वालिटी के बनाए गए सीरम से बहुत अच्छे पशुओं का उत्पादन किया जाता है। मौसम विज्ञान सरकार के द्वारा हमारे किसान भाइयों को मौसम की जानकारी प्राप्त हो सके कि कब मानसून आ रहा है, कब मानसून जा रहा है, ठीक है ना। इन सब की जानकारी समय से पूर्व हो सके, सरकार के द्वारा सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं। उन सैटेलाइट्स के माध्यम से मौसम विभाग जानकारी देता है अपने किसान भाइयों को। प्रतिदिन आप लोग देखते भी होंगे टीवी में भी, रेडियो में भी, कि मौसम की जानकारी दी जाती है। पशु चिकित्सा सेवा की शुरुआत की गई सरकार के द्वारा। जो पशु बीमार हो जाते हैं उनको जो है, जो सरकार के द्वारा जो डॉक्टर निश्चित किए गए, वो डॉक्टर जो है दवाई देते हैं और उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। सरकार के द्वारा ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति आदि की स्थापना की गई, जिससे कि अपने किसान भाइयों को बहुत ही कम ब्याज पर लोन या ऋण की व्यवस्था हो सके। सहकारी समिति की व्यवस्था की गई। दूरदर्शन पर किसानों के लिए कार्यक्रम आता है, उसमें जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो आकर बताते हैं कि देखिए ये रबी की बुआई का सीज़न चल रहा है, इसमें गेहूं की इस बीज की बुआई करिए, इस तरह से बुआई करिए, तरीका बताते हैं। तो वो आकर एक तरह से अपने किसान भाइयों को ट्रेंड करते हैं। इसी तरह से रेडियो, आकाशवाणी पर भी किसानों को जानकारी दी जाती है। सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किए गए और उस क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान अपनी खरीदारी कर सकता है और फिर 1 साल के अंदर अगर वो पैसा जमा करता है तो फिर उसको दोबारा वो पैसा प्राप्त होता है और उसके आधार पर वो अपना काम चलाता रहता है। फसलों का बीमा किया गया सरकार के द्वारा। अगर आप अपनी फसल का बीमा करवाते हैं और ईश्वर न करे आपकी फसल ठीक नहीं हो पाती है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाती है फसल, तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति आपको सरकार करेगी। तो ये कुछ सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कृषि सुधार में। सिंचाई के नए नए साधनों का उपयोग किया गया। आधुनिक सिंचाई की विधियों का प्रयोग बताया गया सरकार के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा। और भी आगे मैं भी बातचीत करूँगा इसके बारे में। कृषि की पिछड़ी दशा के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति में ह्रास यानी कमी, गिरावट। क्यों? हरित क्रांति के बाद अधिक उत्पादन प्राप्त करने के चक्कर में किसानों ने अधिकतम रासायनिक खादों का उपयोग किया, अधिकतम हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया। तो जो पहले हमारे परंपरागत बीज होते थे कि हमने फसल उगाई, उसी में से बीज रख दिया, वो अगले सीजन में काम आते थे। लेकिन अब ऐसे बीज हैं कि हमने फसल काटी, उसके बीज अगर रखते हैं तो आगे वो पैदावार में काम नहीं आने वाले हैं। उसके लिए नए बीज ही लेने पड़ेंगे हमें। फिर जो अधिकतम रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, उससे भूमि की लगातार जो उर्वरा शक्ति वो समाप्त होती चली गई और आज भूमि बंजर हो गई। पंजाब हरियाणा बंजर होने की स्थिति में है। मृदा अपरदन, हवा के द्वारा, बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी की ऊपरी परत है लगातार कटती चली गई और वो भूमि अनुपजाऊ हो गई। छोटी जोतें, खेत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे खेत की जोतें छोटी होती रही। जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है, उस किसान के 4 बेटे या 2 बेटे मानिए, तो दोनों बेटे में बट गई वो 10 बीघा भूमि कितनी हो गई? 5-5। अब उन दोनों बेटों के अगर 2-2 बेटे हैं, फिर उनका क्या हुआ? 2.5-2.5 बीघा हो गया। फिर उनका जो आगे आने वाली पीढ़ी है, तो इस तरह से वो खेत जो है वो छोटा होता चला गया, जिसके कारण से जो खेती होनी चाहिए ठीक प्रकार से वो नहीं हो पा रही है। इसके कारण से
कृषि की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। कृषि के पुराने यंत्रों का प्रयोग, अब जिसके पास पैसा है वही आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर सकता है, जिसके पास नहीं है उसे मजबूरी में अपने पुराने यंत्रों का, पुराने हल का ही प्रयोग करना पड़ता है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है और कृषि में गिरावट आती है। ये तो हमने आपको शॉर्ट में बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाणिज्यिक कृषि ये सारा हो गया। देखिए ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये इस चित्र को पेपर में दे देगा और ये पूछ लेगा, ये भी पूछ सकता है कि ये किस प्रकार की कृषि से संबंधित चित्र है। पहला पूछेगा यह कौन सी फसल है, दूसरा पूछेगा यह किस प्रकार की कृषि से संबंधित चित्र है। तो पहले का आंसर क्या हो गया, केले का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरे का उत्तर क्या होगा, यह रोपण कृषि का उदाहरण है, ठीक है ना, या व्यावसायिक कृषि भी इसको बोलेंगे। इसी तरह से ये फोटो भी दे सकता है आगे, और हम चलेंगे। ये हमने अब आती है मुख्य फसलें, इसको हमने अभी ऊपर पढ़ा है, थोड़ा यहाँ पर डिटेल में जो मैंने हाईलाइट किया उसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, वो आगे आपके लिए क्वेश्चन के रूप में आने वाला है। चावल का उत्पादन, भारत में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अधिकांश लोगों द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है और हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, ठीक है। ये देखिए मैंने मैप दिया है कि चावल उत्पादक राज्यों जहाँ पर सर्वाधिक चावल की खेती होती है। ये पूरा जलोढ़ क्षेत्र, उत्तर भारत का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल यहाँ सब सर्वाधिक होती है, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बाकी सारे हैं। यह एक खरीफ की फसल है चावल, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, जो मैंने चार्ट दिखाया था उसमें लिखा हुआ था, और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। देखिए ये चित्र आता है, पूछेगा कि यह चित्र किस फसल से संबंधित है। दूसरा कह देगा कि इस फसल की पैदावार से संबंधित जिस राज्य में अधिक पैदावार होती है उस राज्य का नाम लिखिए। यह कह देगा कि इसकी जलवायुविक परिस्थितियाँ बताइए। अब उस जलवायुविक परिस्थितियाँ में आप ये बताएंगे कि इसके उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और इसे जलोढ़ मृदा में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। फिर आता है गेहूँ। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है गेहूँ। पहली कौन सी है, चावल। गेहूँ रबी की फसल है, चावल खरीफ की फसल है, ठीक है। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर, अभी पढ़ा हम लोगों ने, और उसकी कटाई मार्च अप्रैल में। शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये इसकी जलवायु परिस्थितियाँ हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और गेहूं उत्पादक दो क्षेत्र हैं, गंगा सतलुज का मैदान और दूसरा दक्कन का पठारी भाग, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक पंजाब में इसका उत्पादन होता है, उसका हरियाणा है उत्तर प्रदेश। तो ये ध्यान में आइए, ये मैप का क्वेश्चन भी बनेगा कि जैसे उसमें शो कर देगा पंजाब को सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य, अब आपको वहाँ लिखना पड़ेगा पंजाब। अगला है मिलेट्स, मोटे अनाज। इसके अंदर ज्वार, बाजरा, रागी आदि आते हैं। इनमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा होती है, न्यूट्रिशंस बहुत अधिक होते हैं, तो इसलिए ये अच्छा होता है। ज्वार जो है सर्वाधिक उत्पादन उसका होता है
और गेहूँ, चावल, गेहूँ और गेहूँ के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। आर्द्र क्षेत्रों में अधिकतर उगाए जाते हैं और सबसे प्रमुख जो इसका उत्पादक देश राज्य है वो महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक। अब आता है बाजरा। यह मुख्य रूप से बलुआ और उथली मिट्टी में, काली मिट्टी में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक होता है। रागी जो है लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी और अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक। मक्का जो हमारे यहाँ अमेरिका से आया, हम लोगों ने इसको हिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में उपयोग की जाती है। हम भी खाते हैं, हमारे पशु भी खाते हैं। फूड भी है ये और फूडर क्रॉप भी है। ये खरीफ फसल है। देखिए, मेजर व्हीट प्रोडक्शन एरिया, मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य, ठीक है। सर्वाधिक पंजाब में, उसका था हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बाकी सारा कुछ। इसके बाद कॉफ़ी उत्पादक, ये पूरा कर्नाटक और थोड़ा सा ये तमिलनाडु यानी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ वाला क्षेत्र। चाय का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर असम में। तो इस तरह से इसको शो करना है। ये पूछा जा सकता है, जैसे ये ग्रीन कलर यहाँ पर है जो, ये इसको इस तरह से शो करेगा मैप में और पूछेगा सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य। तो वहाँ ब्लैंक रहेगा, केवल ये एरो ऐसे इसको शो किया रहेगा और आपको यहाँ लिखना है असम। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर आगे चलते हैं हम। मक्का के लिए जलवायु परिस्थितियाँ 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में इसकी फसल अच्छी होती है। बिहार में सबसे अधिक होती है। बिहार में ये रबी की फसल होती है और दूसरे राज्यों में ये खरीफ की। कर्नाटक में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। तो इस तरह से गन्ना उत्पादन, ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अच्छा जी, दालें आ गई। गन्ना उत्पादक, गन्ना। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गन्ना इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 75 से 100 सेंटीमीटर एनुअल जो है वर्षा होनी चाहिए। आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसका प्रयोग चीनी में, गुड़ में, खांडसारी, सीरा बनाने के उद्योग के रूप में इसका यहाँ पर प्रचलन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, उसके बाद महाराष्ट्र। ये गन्ने की फसल है, इसको भी चित्र में दिखाया जा सकता है। ये जो महिलाएं मक्के की फसल काटे, इसको भी दिखाया जा सकता है और इससे संबंधित आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारी दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। सबसे अधिक उत्पादन भी होता है और सबसे अधिक यहाँ खाई भी जाती है, उपभोग भी होता है इसका। और शाकाहारी भोजन में मुख्य रूप से इनका उपयोग होता है दालों का, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, कुल्थी आदि आदि। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, शुष्क परिस्थितियों में उगाया जाता है। कुछ दालें ऐसी होती हैं
जिनका प्रयोग भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है और नाइट्रोजनीकरण के लिए, और इसलिए इनको रोटेशन में उगाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इनका उत्पादन होता है। फिर अगला है हमारा तिलहन। तिलहन मतलब वो फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, और 2014 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। तोरिया के उत्पादन में तीसरे स्थान पर था, और जितना भी बोया जाता है क्षेत्र उसमें से 12% भाग पर तिलहनी फसलें ही बोई जाती हैं। इसमें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाती है। और इनमें से सोयाबीन हुआ, सूरजमुखी हुआ, नारियल हुआ, मूंगफली, सरसों, इनका प्रयोग तो खाने के रूप में किया जाता है, लेकिन कुछ का प्रयोग जो है साबुन बनाने के प्रयोग में भी किया जाता है, सुगंधित तेल बनाने में भी किया जाता है, उपटन बनाने में किया जाता है, आदि आदि प्रयोग में किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है, और देश में जो तिलहनी उत्पादन है उसमें इसका लगभग 50% इसका भाग है। देखिए, ये मैंने मैप आप लोगों के लिए तैयार किया है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज, ये पूरा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, सर्वाधिक उत्पादन। उसके बाद आपका ये पंजाब का भाग, थोड़ा हरियाणा का भाग, फिर इधर ये आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है। तो ये गन्ने का उत्पादन यहाँ पर होता है। ये मूंगफली, सरसों, ये सारा कुछ इसमें देख रहे हैं आप लोग। चाय की खेती, ये वाणिज्यिक कृषि भी है और रोपण कृषि भी, हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। और ये फसल जो होते हैं बीवरेज क्रॉप्स बोलते हैं इसको, पेय पदार्थ की फसल। इसको अंग्रेज भारत में लाए थे चाइना से। चाइना को चाय भेजा जाता था, वहाँ से अफीम प्राप्त करता था इंग्लैंड जब यहाँ पर आया था। तो चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। यानी जहाँ की भूमि ढालू हो, पानी अगर रुक गया तो इसका पौधा मर जाएगा, इसलिए इसका अधिकांश उत्पादन असम वाले क्षेत्र में किया जाता है। कुछ उत्पादन इसका नीलगिरी पहाड़ियों, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी किया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ये इसकी जलवायु परिस्थितियाँ हैं। क्वेश्चन पूछता है, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। असम, पश्चिम बंगाल, और विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। इसी तरह से कॉफ़ी, ये भी बीवरेज प्लांट है, बीवरेज क्रॉप है। 2014 में भारत ने विश्व की लगभग 3.5% कॉफ़ी का उत्पादन किया था। हमारे देश में अरेबिका जो किस्म है उसका उत्पादन होता है, जो यमन से लाई गई थी। इसकी शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुआ था। नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इसकी खेती की जाती है। कुछ बागवानी फसलें जिसमें कि फलों का उत्पादन होता है, और चीन के बाद दूसरा स्थान है इस क्षेत्र में भारत का। ये देखिए फल, भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है, जिसमें मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू। आलू जानते हैं आप लोग कहाँ से आया था हमारे देश में? नहीं मालूम ना? अब तो ये अपना हो गया, पहले अमेरिका से आया है। ऐसी चुकंदर भी, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता था। अब आता है भाई बारी अखाद्य फसलें। ये तो वही खाद्य फसलें जो खाई जाती थी। अब कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग खाने में नहीं किया जाता है, सीधे सीधे उसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। जैसे सबसे पहला नाम आया है आपका रबड़। रबड़ जो है एक भूमध्य क्षेत्रीय फसल है,
विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाए इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती। और रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक भारत में केरल में होता है और पूर्वोत्तर में गारो पहाड़ियों में उसका उत्पादन होता है। 2012-13 में भारत का रबड़ उत्पादन में चौथा स्थान था। ठीक, अगला आता है हमारा कपास, जिससे सूत बनता है। भारत मूल स्थान है कपास के पौधे का और सूती जो कपड़ा उद्योग है वो इसी पर निर्भर है। भारत विश्व में तृतीय स्थान पर है कपास उत्पादन में और मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत में दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठारी भाग है, वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है, पैदा की जाती है फसल। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 दिन पाला रहित दिन यानी बिल्कुल साफ दिन, खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक होती है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अन्य राज्य। तो इसलिए जो राज्य सबसे अधिक पहले दिया है वो उस फसल का सबसे अधिक पैदावार वाला राज्य, इसलिए ये ध्यान रखेंगे हम लोग क्योंकि मैप में उसी को शो करने के लिए आएगा। जूट, इसको हम लोग सुनहरा रेशा भी कहते हैं। जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में इसको उगाया जाता है और प्रतिवर्ष बाढ़ से जो मिट्टी आती है, नई मिट्टी, उसमें इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है ना। इसका उच्च तापमान, इसके लिए आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। पहले जो पूरा बांग्लादेश था, पूर्वी बंगाल जिसको बोला जाता था, वहाँ पर सर्वाधिक इसका उत्पादन होता था, फैक्ट्रियाँ भी थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो जूट की उत्पादन में लगी हुई सारी फैक्ट्रियाँ पश्चिम बंगाल में चली गई, सॉरी बांग्लादेश में चली गई। बाद में पश्चिम बंगाल में फैक्ट्रियों की स्थापना की गई और जूट का उत्पादन, जूट से बोरियां बनाने का काम वहाँ पर प्रारंभ हुआ। मुख्य रूप से बोरी, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। इससे संबंधित एक मैप मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। इसको सुनहरा रेशा भी कहते हैं। देखिए ये क्षेत्र पूरा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है, इसके बाद बिहार का पार्ट और फिर असम का पार्ट। ये मुख्य रूप से जहाँ पर कि जूट का उत्पादन होता है। और ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉटन उत्पादन वाले राज्य हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, फसलों के बारे में तो हम लोग समझ गए हैं। अब अगला टॉपिक हमारा प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। कृषि पर अधिकतम जनसंख्या की बढ़ती निर्भरता, ये कृषि के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगभग 60% से भी अधिक जनसंख्या को ये क्षेत्र आजीविका प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर इसमें कुछ तकनीकी सुधार किया जाए तो ये और भी अधिक रोज़गार देने वाला क्षेत्र हो सकता है। स्वतंत्रता से पहले इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था क्योंकि उस समय तो अंग्रेज़ों का शासन था और आप लोग जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों ने केवल यहाँ से लेने का ही काम किया, देने का काम उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारे यहाँ सरकार बनी उसके द्वारा इस पर ध्यान दिया गया कि कृषि में सुधार किस तरह से किया जाए। और
जो छोटे छोटी जोते हो गए थे उसकी चकबंदी के द्वारा उसको बड़े खेत के रूप में परिवर्तित किया गया। भूमि सुधार पर अधिक जोर दिया गया, सिंचाई के साधनों में विस्तार किया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो मुख्य सुधार जो था, मुख्य लक्ष्य भूमि सुधार ही था सरकार का। तो इस तरह से कुछ संस्थागत सुधार करने का प्रयास किया गया। हरित क्रांति के पश्चात श्वेत क्रांति और उसके माध्यम से कुछ पॉलिसी बनाई गई कि कृषि में सुधार किया जाए। उस समय तो मुझे लगता है कि सुधार लगा लोगों को, क्योंकि उससे उत्पादन बढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो अंधाधुंध जो रासायनिक खादों का प्रयोग किया, उसके कारण से हमारे जो खेत है वो बिल्कुल बंजर होते चले गए, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं किया। इसके अलावा सरकार के द्वारा सुधार कार्य तो जारी रहा। फसल बीमा प्रारंभ किया गया, किसानों को बहुत कम रेट पर ऋण देने की व्यवस्था की गई। इसके लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, सहकारी समितियों की स्थापना की गई, किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया गया और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई किसानों के लिए। आकाशवाणी दूरदर्शन पर किसानों के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, मौसम की जानकारी देना प्रारंभ किया गया और इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा किसानों के अनाजों का एक न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है और उसी पर सरकार के द्वारा खरीद भी की जाती है। इसके अतिरिक्त एक ये मैंने दिया है सरकार की और क्या योजनाएं किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि इस वर्तमान सरकार ने प्रारंभ किया और जो जिन किसानों के पास कम भूमि है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अपनी कृषि कर सकें, उसके लिए धन की व्यवस्था की और उन सभी किसानों के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपये की व्यवस्था की गई किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जानते ही हम, सरकार के द्वारा किसानों के लिए बीज योजना प्रारंभ की गई, अच्छे बीजों को देने की। फिर किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इधर दिल्ली में एक पूसा रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाता है, किसानों के सेमिनार भी किए जाते हैं और उससे किसान लाभ भी उठाते हैं। और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग गाँव में जाकर किसानों को ट्रेनिंग देने का भी काम करते हैं। कृषि यंत्रों के लिए योजना, किसानों को बाजार उपलब्ध कराने की योजना, चारा विकास योजना, डेयरी उद्यमिता विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पशुधन बीमा योजना, पौधा संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और वर्तमान में अभी लेटेस्ट कृषि विधेयक 2020। ये सारी योजनाएं सरकार की हैं कृषि को बढ़ाने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। अब कौन सा राज्य या कौन सा किसान इसका कितना अधिक उपयोग कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला टॉपिक है हमारा कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि का बहुत अधिक योगदान है, हमारी जीडीपी में भी, हमारे उद्योगों में भी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बहुत अधिक योगदान है। देखिए, कृषि जो है हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है हमारी अर्थव्यवस्था की। और 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता था। आज भी सर्वाधिक रोजगार इस कृषि क्षेत्र से ही लोगों को मिलता है और कृषि के महत्व को समझते हुए ही सरकार ने इतनी सारी व्यवस्थाएं, कार्यक्रम, योजनाएं किसानों के लिए चलाई। हमने 9th में एक पढ़ा है चैप्टर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों तक
खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक नागरिक के पास इतना धन हो कि वो अपने लिए जो भोजन है वो उसकी व्यवस्था कर सके। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली प्रारंभ की। इसके दो घटक हैं। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक ये है कि एक कुछ अनाज का काफ़ी अधिक मात्रा में भंडारण किया जाता है कि यदि अगले सीजन में फसल की पैदावार ठीक नहीं होती है तो भी हमारे देश के लोगों को जो न्यूनतम भोजन है वो उपलब्ध सरकार के द्वारा कराया जाएगा। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके द्वारा उचित मूल्य पर लोगों को अनाज खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा। एक संस्था है भारत की जिसको हम एफसीआई कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा किसानों के उत्पादन को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सरकार तय करती है उस पर वो खरीदती है और फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, पीडीएस के द्वारा, जिसको हम राशन की दुकान कहते हैं या उचित दर वाली दुकानें कहते हैं, उसके द्वारा उसका अनाजों का वितरण किया जाता है। सरकार के द्वारा लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है जिसको सहायकी कहते हैं। जैसे हम लोग गैस लेते हैं, जब सिलेंडर आता है तो हम पूरा पैसा देते हैं, लेकिन बाद में हमारे अकाउंट में जो सब्सिडी वाला पैसा है वो सरकार के द्वारा भेजा जाता है, सहयोग किया जाता है। इस खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ही सरकार ने जो उपभोक्ता हैं उनको दो भागों में बांटा। पहला है बीपीएल, दूसरा है एपीएल। बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, और दूसरा है एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग। बाद में बीपीएल को भी उसने कई श्रेणियों में बांट दिया। उसके अंतर्गत उसने अंत्योदय योजना चलाई और भी कई तरह की योजनाएं चलाई खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ही। तो ये सारी व्यवस्था खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। सरकार के द्वारा इसकी महत्ता को समझते हुए ही जो हम लोगों ने पीछे चर्चा की वो सारे योजनाएं किसानों के लिए चलाई गई। और इसमें सरकार के द्वारा पूंजी निवेश किया जाता है। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, अनाजों के व्यापार बंधन से मुक्ति, भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घटेगी अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधुनिक तरीकों से किया जाता है। तो जो हमने चर्चा की कि पहले हरित क्रांति में अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए जो अधिकतम रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था, उसके कारण से वो जो है एक भूमि निम्नीकरण का कारण बना, भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आई और वो क्षेत्र जहाँ पर उस समय अधिकतम उत्पादन लिया गया था, ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे बंजर क्षेत्र बनते चले जा रहे हैं। इसी तरह से उन क्षेत्रों में बहुत अधिक पानी भी निकाला गया ज़मीन से, ट्यूबवेल के माध्यम से, सरकारी ट्यूबवेल के माध्यम से, प्राइवेट ट्यूबवेल के माध्यम से, और उन क्षेत्रों में लगातार जो पानी का स्तर है वो घटता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। अब एक लास्ट टॉपिक है कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव होता है। वैश्वीकरण हम जानते होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है कि हमें विश्व बाजार से जुड़ना, विश्व के देशों से जुड़ना। इस ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे देश को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, लाभ कम हुआ, हानि ज़्यादा उठानी पड़ी। क्यों? क्योंकि जो दूसरे देश हैं, विकसित देश हैं, वो अपने किसानों को हमारे देश की अपेक्षा बहुत अधिक सब्सिडी देते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम सब्सिडी मिलती है। ब्रिटिश काल में जो कपास के क्षेत्र
जो अंग्रेज व्यापारी उसकी तरफ आकर्षित हुए, और हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के कपास को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते थे अपने यहाँ ले जाकर, और उससे माल तैयार करके फिर हमारे यहाँ बेचते थे। इस तरह से वो दोहरा दो तरह से धन कमा रहे थे। फिर आगे चलकर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा उसमें भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया में, कि गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन का समर्थन किया था। चंपारण आंदोलन भी इसी का एक कारण था, क्योंकि वहाँ के किसानों से नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, न चाहते हुए भी, क्योंकि वो उन्हें खाद्यान्न उत्पादन के लिए मना किया जा रहा था कि नहीं, इन खेतों में तुम्हें केवल नील की खेती का उत्पादन करना है, और भी कोई कारण थे। तो ये चंपारण आंदोलन। वर्तमान में बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है हमारे किसानों को। उत्पादन तो हम हर चीज़ का कर रहे हैं, लेकिन हम उन विकसित देशों से कंपटीशन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वहाँ पर किसानों को बहुत अधिक सब्सिडी दी जाती है, हमारे यहाँ नाम मात्र की। हम अभी उतना सक्षम नहीं कि उतना अधिक उनको सब्सिडी दे सकें। इसमें कुछ तरीके बताए गए हैं। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। उनको ऋण की व्यवस्था करनी होगी। सरकार और किसानों के बीच के दलालों को समाप्त करना होगा, हटाना होगा, ताकि जो योजनाएं सरकार की हैं वो उन तक 100% तक पहुंच सकें। तभी वो प्रोत्साहित होंगे और कृषि कार्य करेंगे, नहीं तो लगातार गांव से पलायन जारी रहेगा। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभूतों के सूखने और जैव विविधता लुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ये तो वास्तविकता है, लेकिन वर्तमान में आधुनिक विधियों से कृषि, वैज्ञानिक तरीकों से कृषि किया जाए तो हम और अधिक सक्षम होंगे और सफल होंगे। फिर से हमें अपनी पुरानी जैविक कृषि की तरफ बढ़ना होगा, तभी हम एक अच्छी पैदावार भी प्राप्त कर सकेंगे और शुद्ध रसायन मुक्त उत्पादों और खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकेंगे। जो हमारी परंपरागत कृषि चल रही है, खेती चल रही है, उससे एक अलग हटकर हमें कृषि करनी पड़ेगी। औषधीय पौधों की कृषि करनी पड़ेगी, बायोडीजल फसलों का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि किसानों की आय बढ़े, और जब आय बढ़ेगी, प्रोत्साहित होंगे, तो वो और अधिक इस तरफ अग्रसर होंगे और हमारा देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये इस चैप्टर की कुछ मुख्य थीम थी। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ मैप भी सेंड किए हैं, कुछ टेबल बना के आप लोगों को भेजी है। उस टेबल के आधार पर पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और उसमें ये भी पता चलेगा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है, मक्का का उत्पादन करता है। वही चीज़ आपके मैप में पूछी जाएगी, उसको बस शो करना है, उसका नाम लिखना होगा। तो इस तरह से मैप की प्रैक्टिस ज़रूरी है और टेबल बनाकर पढ़ना ज़रूरी है, जिससे हमें उसकी जलवायु परिस्थितियाँ भी मालूम चल जाएंगी, किस देश में अधिक उत्पादन होता है ये भी पता चल जाएगा, भारत के किस राज्य में अधिक उत्पादन होता है ये भी पता चल जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो रहा है और हमारा मैप भी तैयार हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैंने नोट्स में शो किया है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये भी है वैसे तो, जैसे ये है सरकार द्वारा कृषि सुधार। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह से आप भी अपनी तैयारी करिए,
इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, तो मैं समझता हूँ आपकी तैयारी कम समय में अधिक होगी और अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप अच्छे अंक प्राप्त करें, आपको नॉलेज बढ़े अंकों के साथ साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज विदा लेते हैं आपसे। फिर शीघ्र मिलते हैं। पुनः धन्यवाद और नमस्कार।